डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर फेज इक्विलिब्रियम। यानी फेज इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी हम कहाँ पे कह सकते हैं कि ये सिस्टम फेज इक्विलिब्रियम में है। तो अगर एक सिस्टम फेज इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसने कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है, और वो कंडीशंस क्या है वो दिखाऊंगा मैं। एक सिंपल सा सिस्टम लेते हैं। सपोज मेरे पास में एक फेज है ए और दूसरा फेज है बी, और ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया ना? अगर ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इन दो फेजेस ने, यानी इस इक्विलिब्रियम में ने कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है। वो कंडीशंस क्या है वो मैं दिखा दूंगा आपको। सबसे पहली कंडीशन ये है कि टेम्परेचर यहाँ पे दोनों का सेम होना चाहिए। यानी मैं ये कहूँगा टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है प्रेशर। यानी प्रेशर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। तो अब तब हम कह सकते हैं कि ये दो फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में। यानी ये दो फेजेस इक्विलिब्रियम में तभी आएंगे, फेज इक्विलिब्रियम तभी अटेन करेंगे जब ये कंडीशन यानी टेम्परेचर दोनों का बराबर होगा, प्रेशर दोनों का बराबर होगा, और तीसरी जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। ये मैं समझा दूंगा ये क्या होता है। यानी केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक फेज इक्विलिब्रियम में आने के लिए दो फेजेस, यानी मिनिमम दो फेजेस की बात कर रहे हैं हम, दो फेजेस को चाहिए कि उनका टेम्परेचर बराबर हो, उनका प्रेशर बराबर हो और उनका केमिकल पोटेंशियल बराबर हो। यानी इन दो फेजेस के दरमियान मैं ये कहूँगा कि इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यानी थर्मली जो है ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम। या दूसरा प्रेशर के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि इनमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैकेनिकल, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन होना चाहिए। और तीसरा केमिकल पोटेंशियल की बात जब हम करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इनके दरमियान केमिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। यानी केमिकली ये किस में होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में। समझ में है ना? तो तीन तरह की इक्विलिब्रियम इसमें आने चाहिए। कौन कौन सा? थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम इन चीज़ों को जो ना एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम टेम्परेचर यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बात करेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में ए और बी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यानी फेज ए, ये दो डिफरेंट फेजेस हैं, फेज ए और फेज बी। फेज ए का टेम्परेचर और फेज बी का टेम्परेचर दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। समझ में आया ना? तब हम बोल सकते हैं कि ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो फिर मैं एंट्रोपी की भी बात करूंगा। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन है। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज मेरे पास में एक सॉलिड है, सॉलिड, ये रूम टेम्परेचर पे, इसको मैं हीट देता हूँ ना, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, थर्मल मोशन बढ़ जाती है इसमें। थर्मल मोशन जब बढ़ जाती है इसमें तो इसमें जो रैंडमनेस है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, वो बढ़ जाती है। एंड मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। इन एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्लियर? बात समझ में आई? अब टेम्परेचर का और एंट्रोपी का क्या रिलेशन है? हम कहते हैं ऐसे, अगर हमें एंट्रोपी को डिफाइन करता हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट चेंज यानी डी क्यू डिवाइड बाई टी। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना? हम कहते हैं डी एस इज इक्वल डी क्यू डिवाइड बाई टी। डी एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। एस जो है वो एंट्रोपी है, क्यू क्या है? हीट है, और टी क्या है? टेम्परेचर।
एंड डी मीन्स चेंज, स्मॉल चेंज, राइट, ये याद रख लेना। अब यहाँ का अगर मैं एंट्रोपी कहूँगा तो इसकी एंट्रोपी होगी एस ए, इसकी एंट्रोपी होगी एस बी, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब मान लीजिए ये जो फेज ए है, हम इन दो फेजेस की बात कर रहे हैं, इस फेज ए में से थोड़ी सी हीट ट्रांसफर इधर हो जाती है, या मैं ऐसा कहूँगा कि यहाँ पे जो डी क्यू है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, वो ट्रांसफर हो गया फ्रॉम फेज ए टू फेज बी, तो क्या हो जाएगा, फेज बी की एंट्रोपी बढ़ जाएगी और फेज ए की एंट्रोपी कम हो जाएगी, क्योंकि हीट देने से एंट्रोपी बढ़ जाती है ना। तो मैं ये कहूँगा फिर चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फेज ए, याद रखना फेज ए की एंट्रोपी अगर हम बात करेंगे ऐसे, तो मैं इसको कहूँगा डी एस ए, यहाँ पे इसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूँगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए, ये है ना डी एस ए, स्मॉल चेंज, क्योंकि स्मॉल हीट ट्रांसफर हो गया, वो बराबर होगा डी क्यू चेंज इन हीट, ये जो हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो गई डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ ए। लेकिन ये जो चेंज आएगी यहाँ पे, इसमें जो एंट्रोपी चेंज आएगी वो नेगेटिव चेंज आएगी, क्योंकि वो डिक्रीज हो जाए, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो गया, यहाँ से हीट इधर चली गई, यानी हीट लॉस हो गया यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस डी क्यू बाई टी ए, राइट, इसमें कोई शक तो नहीं है? शाबाश। फिर मैं अगर लिखूँगा यही चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फेज बी, फेज बी की बात करेंगे, फेज बी को हीट मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी, समझ में आया? शाबाश। तो यहाँ का जो एंट्रोपी है मैं लिखूँगा डी एस बी, वो बराबर होगा प्लस, मैं ब्लू कलर से ये प्लस लिखता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए, प्लस डी क्यू बाई टी बी। बात समझ में आ रही है? शाबाश, इतना याद रख लेना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल एंट्रोपी चेंज। हम बात कर रहे हैं दो फेजेस की जो आपस में इक्विलिब्रियम में है ना, कौन कौन सा फेज, ए और बी, तो वो बराबर होगा डेल्टा एस, यानी चेंज इन एंट्रोपी, राइट, चेंज इन एंट्रोपी, क्लियर। टोटल चेंज वो बराबर किसके है, वो है डी एस ए प्लस डी एस बी, यानी ये एंट्रोपी चेंज और ये एंट्रोपी चेंज, दोनों का जो समेशन होगा वो होगा टोटल एंट्रोपी चेंज। या मैं इसको कहूँगा ये बराबर है माइनस डी क्यू बाई टी ए, क्योंकि डी एस ए किसके बराबर है, माइनस डी क्यू बाई टी ए, प्लस डी क्यू बाई टी बी, यानी डी एस बी के बदले में ये लिखूंगा, राइट। डी एस ए के बदले में क्या लिखा मैंने, माइनस डी क्यू बाई टी ए, और डी एस बी के बदले लिखा प्लस डी क्यू बाई टी बी, राइट। समझ में आया? ये किसके बराबर है, डेल्टा एस के बराबर, याद रखना। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, क्या है ये, इक्विलिब्रियम पे, समझ में आया ना, हम कंडीशन इक्विलिब्रियम की ले रहे हैं ना, तो मैं ये कहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो एंट्रोपी है, याद रखना एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा खलबली होती है, लेकिन एंट्रोपी चेंज जो होती है जीरो, यानी उसके बाद में कोई चेंज नहीं आता, मैक्सिमम चेंज वहां पे होता है, उसके बाद चेंज नहीं होता, यानी चेंज इन एंट्रोपी वहां पे कितना होगा, जीरो होगा, ये याद रखना। इस तरह से चेंज इन फ्री एनर्जी भी वहां पे जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो हाईएस्ट चेंज वहीं पे होती है, उसके बाद में वहां पे कोई चेंज नहीं आता, यानी इक्विलिब्रियम पे चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, जीरो। तो इस हिसाब से इसको अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, तो मैं ये कह सकता हूं कि जीरो इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई टी ए प्लस डी क्यू बाई टी ए, टी बी, सॉरी टी बी,
यही लिख सकते हैं ना। अब इसको इधर ले जाइए, हो जाएगा प्लस, है ना, यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस डी क्यू बाई टी ए इक्वल टू डी क्यू बाई टी बी, यही बन जाएगा ना, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब डी क्यू कट, दोनों बराबर है, तो इस हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि टी ए इज इक्वल टू टी बी। तो इक्विलिब्रियम पे फेज ए का टेम्परेचर और फेज बी का टेम्परेचर आपस में बराबर होना चाहिए। क्लियर, ये हो गई एक कंडीशन। अब लेते हैं हम दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक मिनट, इसको मैं ठीक करता हूँ, ये हो गया ठीक। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दो फेजेस है, सपोज ए और बी, ए फेज और बी फेज, ये मान लो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये वाटर का मान लो, एक तरफ वाटर दूसरी तरफ आइस, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों का बराबर होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि ये ऐसा होगा क्या सच्ची में, तो ये हमें देखना है। और उसकी इसके अंदर हम ये भी समझेंगे कि इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं। क्लियर, बात समझ लेना। सपोज मेरे पास में ये दो फेजेस हैं, बात मेरी समझ लेना। एक फेज है ए, सपोज ये ए फेज है, दूसरा फेज है यहाँ पे बी फेज, ये आपस में इक्विलिब्रियम में, समझ में है ना। अब क्या होता है, सपोज इस ए का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री इसकी तरफ जाएगी, तो नया बाउंड्री यहाँ पे बनेगा, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, है ना, इसमें इतनी स्पेस बचेगी, इसमें स्पेस बढ़ जाएगी। क्लियर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम देखूँ, यहाँ पे भी चेंज हो रही है वॉल्यूम में, यहाँ पे भी वॉल्यूम में चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, बी का वॉल्यूम कम हो रहा है, ए फेज का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये जो है ये पॉजिटिव वॉल्यूम है और ये जो है नेगेटिव वॉल्यूम है। राइट, बात मेरी समझ में आ रही ना, शाबाश। पहले इन दोनों का प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम पे मैंने कहा था बराबर है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दो फेजेस ले रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम, एक में वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, जब मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही ना, शाबाश। इसका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है और इसके ऊपर दबाव कम हो रहा है। यानी ये एक, ऐसा बोलूँगा मैं कि ये एक मैकेनिकल पुश देता है, ये वर्क करता है इसके ऊपर। नहीं समझे? हम जब वर्क लिखते हैं ना, वर्क फंक्शन, हम लिखते हैं डब्ल्यू को हम दिखाते हैं ऐसे पी डेल्टा वी या पी डी वी से, राइट, समझ में है ना। अगर ये पी डी वी वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो नेगेटिव लिखते हैं, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो पॉजिटिव लिखते हैं। अब सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे डब्ल्यू ए, वर्क डन बाय ए, वो हो जाएगा यहाँ पे देखो पी और डीवी, इसका जो डीवी है वॉल्यूम जो है ए का वो बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव है। देखो ए का जो डीवी है ना वो पॉजिटिव आ गया था हमें, तो मैं ये पॉजिटिव साइन दिखा दूंगा इसमें। अब मैं लिखूंगा डब्ल्यू बी, वर्क डन बाय बी, ये इसने कितना वर्क किया, इसने तो कुछ वर्क नहीं किया, वर्क इसने किया, इसने पॉजिटिव वर्क किया, इसके ऊपर वर्क हो गया ना, नेगेटिव वर्क हो गया। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो साइन आएगा वो नेगेटिव पी डी वी है ना। पी वी लिखना था हमें, पी डेल्टा वी, लेकिन इसमें पॉजिटिव लिखा क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें नेगेटिव लिखा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। यानी इसका मतलब ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग हम ये ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन या वर्क फंक्शन,
ऑफ फेज ए, वर्क फंक्शन ऑफ फेज ए, फेज ए फेज का वर्क फंक्शन कितना है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्रेशर ऑफ ए, जिसका प्रेशर है पी ए, और डीवी वो भी पॉजिटिव। इस तरह से अगर मैं वर्क फंक्शन ऑफ फेज बी कहूँ, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर पी बी डीवी, मगर नेगेटिव, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं टोटल वर्क फंक्शन कितना है? टोटल वर्क फंक्शन, टोटल वर्क फंक्शन, टोटल वर्क फंक्शन जो है वो बराबर आएगा, सपोज मैं लिखूंगा वर्क फंक्शन ऑफ ए प्लस वर्क फंक्शन ऑफ बी, समझ में आया ना? वो लिखूंगा मैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, राइट। या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डब्ल्यू ए किसके बराबर है? प्लस पी डी वी के बराबर। डब्ल्यू बी किसके बराबर है? माइनस पी डी वी के बराबर। ये याद रखना, ये पी ए है, ये पी बी। बात मेरी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जब हम इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम पे लेंगे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी वहां पे कोई वर्क होगा ही नहीं। मैं लिखूंगा ऐसे, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क फंक्शन जो वहां पे होगा वो होगा 0 के बराबर। इसका मतलब ये जो टोटल वर्क फंक्शन है, टी डब्ल्यू लिखा मैं इसको, टोटल वर्क फंक्शन, ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। ये अगर 0 के बराबर है, फिर 0 इज इक्वल टू पी ए डी वी माइनस पी बी डी वी। राइट, बात समझ में आ रही ना? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये पी बी, इसको इधर लेके आओ, ये बन जाएगा पॉजिटिव, है ना, माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, पी बी डी वी इज इक्वल टू पी ए डी वी। अब डी वी कट, ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी ए, यानी प्रेशर ऑफ फेज ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फेज बी, जिसे हमने ऊपर कहा था। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन भी सॉल्व, राइट। अब तीसरी जो कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम जो है वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये मैं दिखा दूंगा आपको। तीसरी कंडीशन क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर दो फेजेस हैं ए और बी, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इनको केमिकल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना पड़ेगा, यानी ये आपस में केमिकली भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इसका केमिकल पोटेंशियल और इसका केमिकल पोटेंशियल, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। समझ में आया? अब ये केमिकल पोटेंशियल होता क्या है? केमिकल पोटेंशियल का मतलब रहता है फ्री एनर्जी पर मोल, यानी चेंज इन फ्री एनर्जी विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकता हूं, या मैं कहूंगा ऐसा डेल्टा जी डिवाइड बाय एन, या मैं इसको मोलर फ्री एनर्जी भी कह सकता हूं। तो अगर मैं फिर म्यू ए लिखूं, म्यू ए किसके बराबर आएगा? म्यू ए बराबर आएगा डी जी ए बाय डी एन, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। और डी जी ए किसके बराबर आएगा? डी जी ए वो बराबर आएगा म्यू ए डी एन, है ना। इसको इधर लेके आओ, बात मेरी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं म्यू बी किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स डी एन, स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स लिखता हूं मैं। तो इस हिसाब से अगर मैं डी जी बी यानी चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ बी लिखूं, वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ बी इनटू डी एन, है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, राइट। ये बात याद रखना। अब यही बात मैं आपको यहां पे समझाता हूं। सपोज इसका केमिकल पोटेंशियल जो है ये है, तो ये आपस में बराबर रहेगा, तभी ये कहूंगा कि ये आपस में केमिकल इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? यहां तक तो क्लियर है?
इसका दूसरा मतलब भी ये है कि इनकी जो फ्री एनर्जी है, यानी केमिकल पोटेंशियल जो है, ये केमिकल पोटेंशियल ये आपस में बराबर है। इसका मतलब इसका जो फ्री एनर्जी है पर मोल वो बराबर होगा DgB पर मोल, राइट? ये होगा ना, शाबाश। अब देखो केमिकल पोटेंशियल जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। फ्री एनर्जी पर मोल कहते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज होते हैं तो फ्री एनर्जी भी चेंज होता है। अब इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, अगर सपोज यहां से, सपोज ये सिस्टम ए है, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, यहां से dn नंबर ऑफ मोल्स यहां से यहां शिफ्ट हो गए। इसका केमिकल पोटेंशियल पहले म्यू ए था, इसका था म्यू बी। बात समझ लेना, क्लियर? इसकी जो फ्री एनर्जी थी वो पहले Ga थी, इसकी फ्री एनर्जी Gb थी। अब जब ये dn मोल्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगी तो मैं ये कहूंगा कि चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ म्यू ए कितना होगा और चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ म्यू बी कितना होगा, या चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए कितना होगा और चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ बी कितना होगा, ये देखेंगे हम। सबसे पहले लिखता हूं मैं चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए। बात समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो वो बराबर हो जाएगा DGA है ना, DGA, मगर इसमें से कितने मोल्स ट्रांसफर हो गए, dn। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये DGA जो है ये बराबर है, यहां पे देखो मेरी पेन की तरफ, ये बराबर है म्यू ए dn। ये जो dn ट्रांसफर इधर होगा इसके ऊपर हम देखेंगे, राइट? ये म्यू है, म्यू, ये g है, ये म्यू है, म्यू ए dn, मगर ये आ जाएगा माइनस, राइट? क्योंकि यहां पे माइनस जो है ए से dn मोल्स इधर ट्रांसफर हो गए, माइनस हो गए, राइट? अब मैं ये लिखूंगा फ्री एनर्जी ऑफ बी वो बराबर होगा DgB। वो किसके बराबर होगा, DgB। देखो DgB वो है म्यू बी और ये dn नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये जो हमने ट्रांसफर किए। यहाँ पे मैंने आपको एडवांस में ये दिखाया है कि ये किस तरह ऐसा आता है। तो अब हम इन नंबर पे, इस नंबर पे देख रहे हैं कि चेंज कितनी आ गई, नई चेंज कितनी आ गई। समझ में आया ना? हम देख रहे हैं नई चेंज कितनी आ गई, नई चेंज कितनी आ गई, म्यू बी DnB, मगर प्लस, क्योंकि ये जो dn है ये ए से उठ के बी में चला गया, राइट? यहां तक तो ठीक है। अब देखो अगर मैं लिखूं टोटल फ्री एनर्जी चेंज, टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी वो बराबर आएगा, बात मेरी समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं, वो बराबर आएगा डेल्टा जी। ऐसे लिखते हैं हम, डेल्टा जी बराबर होगा DGA यानी फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए प्लस DGB फ्री एनर्जी चेंज ऑफ बी। ठीक है, अब आपको याद रखना ये है कि फ्री एनर्जी चेंज जो टोटल है वो आएगी बराबर फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए प्लस फ्री एनर्जी चेंज ऑफ बी, ये होगा ना, शाबाश। अब फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए किसके बराबर है, DGA वो किसके बराबर है, माइनस म्यू ए DN। फ्री एनर्जी चेंज ऑफ बी किसके बराबर है, DGB यानी प्लस म्यू बी DN। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा, लेकिन इसको साथ में रख के, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा जी, ये डेल्टा जी जो है इसको लिखूंगा मैं, ये बराबर है DGA किसके बराबर है, माइनस म्यू ए DN है ना, प्लस DGB किसके बराबर है, म्यू बी DN, राइट? ये आएगा ना, शाबाश।
अब अगर आपको ये समझ में आया है यहाँ तक तो फिर ये बहुत इजी है। अब इससे पहले भी मैंने कहा कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो रहता है वो 0 होता है, यानी इक्विलिब्रियम तक जो चेंज होती है ना वो मिनिमम हो जाती है, उसके बाद में कोई चेंज नहीं आता, यानी उसके बाद चेंज 0। इक्विलिब्रियम जो ही अटेन हो गया तो फ्री एनर्जी चेंज जो है वो 0 हो जाता है। अब ये अगर 0 है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके बदले लिख सकते हैं हम 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू ए डी एन प्लस म्यू बी डी एन। राइट, बात मेरी समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। माइनस को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा म्यू ए डी एन प्लस, क्योंकि माइनस था इधर लेके आओ तो प्लस बन जाएगा, इक्वल टू म्यू बी डी एन। डी एन क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स जो हमने एक सिस्टम से ट्रांसफर किए दूसरे सिस्टम में, यानी एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर किए। इन दोनों को करो कट, ये दोनों बराबर है ना, डी एन कट कॉमन है ये, तो यहाँ पर रहेगा म्यू ए इक्वल टू म्यू बी। तो ये आ गई तीसरी कंडीशन, यानी इससे हमें पता चल जाता है कि फेज इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो 3 कंडीशन है वो ये है कि इनका केमिकल पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, फेजेस का जो आपस में फेज इक्विलिब्रियम में है, उनका टेम्परेचर आपस में बराबर होना चाहिए, उनका प्रेशर आपस में बराबर होना चाहिए, यानी वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और ये जो मैंने बताया प्रेशर का, मैंने आपसे कहा था कि प्रेशर बराबर होना मतलब उनमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैकेनिकल से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क होता है ये बाउंड्री चेंज करने में, फेज बाउंड्री चेंज करने में, उसके बेसिस पे इसका नाम है। और यहाँ पे वर्क फंक्शन मैंने वर्क, मैकेनिकल वर्क जो मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया, उसके बेसिस पे इसका नाम है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल जब भी आपके दिमाग में आ जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो समझ लेना कि ये बात कर रहा है कि 2 फेजेस का प्रेशर आपस में बराबर है। समझ लेना, समझ में आया ना ये? शाबाश। तो आज फिलहाल यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।